हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज के पाठ 4 आत्मकथ्य के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी व्याख्या बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आपको समझाई थी। इन प्रश्नों के अभ्यास से इस पाठ का पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा अन्य प्रश्नों का भी यहाँ समावेश है। तो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ आत्मकथा। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, कवि स्वयं कहता है कि उसके जीवन की कोई ऐसी महान उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। वह अच्छी तरह से जानता है कि अभावों से भरी जिंदगी का चित्रण करने में उपहास ही होता है, इसलिए वह अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख कर अपना उपहास कराना नहीं चाहता। कवि का यह भी मानना है कि आत्मकथा का वर्णन सुप्त पीड़ाओं को यानी सोई हुई पीड़ा को पुनः जीवंत करके स्वयं को पीड़ित करना है, दुखी करना है। अतः वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? इसका आंसर लिखें कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहते और इसे याद करके दुखी भी नहीं होना चाहता है। वे अपने अंतर्मन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि उन्हें नहीं मिली जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। इन्हीं कारणों से कवि ऐसा कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इन पंक्तियों का हमें भाव बतलाना है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता से ली गई है और उक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि भी दूसरे लोगों के जैसा सुखमय और आनंद रूपी जीवन व्यतीत करना चाहता था, परंतु उसे वह सुख नहीं मिल सका जिसकी वह कल्पना कर रहा था। मनुष्य के सपने कभी हकीकत नहीं होते। जरूरी नहीं कि सुख के सपने पूर्ण साकार हो। कवि इन पंक्तियों के जरिए यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख क्षणिक है। इसी में अगला वाक्य है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसका भाव बताना है। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य कविता से अवतरित है। जब भी आपको भाव पूछा जाए तो पहले आपको उसकी रचयिता या कवि का नाम लिखना है और उस कविता का शीर्षक लिखना है।
तो यहाँ भी हमने पहले कवि का नाम लिखा है और फिर उस कविता का शीर्षक लिखा है आत्मकथ्य। अब इसका भाव बताना है कि कवि इन पंक्तियों में अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल अर्थात गाल इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन सुबह भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं गालों से लिया करती थी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी के लाल लाल गाल उषा की लालिमा से भी बढ़कर सुंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका आंसर होगा, उक्त कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो प्रेयसी के साथ समय व्यतीत हुआ वह अब अतीत बन गया, वर्तमान में उसका आभास मात्र शेष है। इसलिए सुखद क्षणों को अभिव्यक्त करना उनके लिए कठिन है। वह कभी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में मधुर बातें करते हुए हंसता था, खिलखिलाता था, प्रेम प्रसंग में सुख का अनुभव करता था। उन क्षणों को शब्दों में पिरोकर सबके सामने प्रकट करना उचित नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ हमें इसकी काव्य भाषा की विशेषता बतानी है और साथ में उदाहरण भी देने हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, कविता में हिंदी भाषा की खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। दूसरा, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अगला पॉइंट है, इसमें प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है और मानवीकरण शैली का भी प्रयोग किया गया है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है, जैसे खिल खिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार है, अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है और मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर लिखेंगे कि कवि की प्रेयसी स्वप्न सुंदरी थी, सुंदरता की जीवंत प्रतिमा थी। ऐसी अनुपमा सुंदरी प्रेयसी का स्वप्न में आलिंगन का आभास कराकर सुख की क्षणिक मुस्कुराहट बिखेर कर जीवन से दूर हो गई। उसकी सुख कल्पना अधूरी रह गई। उस सुख के प्राप्त करने की छटपटाहट को कवि गोपनीय नहीं रख सका और आत्मकथ्य कविता में इस प्रकार फूट पड़ी, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि कवि व्यवहारिक रूप से विनम्र हैं, योग्य हैं और बड़ी सादगी से अपने आलोचकों या अपने साथ धोखा करने वाले मित्रों के प्रति उल्हाना दे जाते हैं। उनके उल्हानों में विनम्रता का आभास होता है। उन्होंने लिखा है कि औरों की प्रवंचना को लिखना क्या उचित रहेगा। उसके प्रेयसी की स्मृतियां उनके मन का मंथन करती रहती है, जिसे कवि प्रकट नहीं करना चाहता। फिर भी न चाहते हुए भी वह बहुत कुछ कह जाता है। कवि आत्मगौरव का धनी है। हिंदी साहित्य जगत में उनकी एक अलग ही पहचान है, फिर भी बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर आपको अपनी कल्पना से लिखना है। मैं पर्सनली
किसके बारे में आत्मकथा पढ़ना चाहूंगी, उसका उत्तर आपको यहाँ बता रही हूँ कि मैं वैसे व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहूंगी जिन्होंने संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त की है और ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा हमें प्रेरणा देती है, निराशाओं में आशा बनाए रखने में सहायक होती है और संघर्ष की भी प्रेरणा देती है। मैं पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ कलाम की आत्मकथा पढ़ना चाहूंगी, जो अति साधारण परिवार से संबंध रखते हुए सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचे। अगला प्रश्न है, ये तो थे आपके पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्न, अब है पाठ्येतर या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इन्हें पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य या अपनी बात कहने से प्राय विद्वान लोग किस कारण बचना चाहते हैं? क्या प्रसाद कवि भी इसी कारण टाल देते हैं? तो इसका आंसर होगा कि प्राय विद्वान लोग अपनी निजी अनुभूतियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। निजी अनुभूतियों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए वे आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। कवि प्रसाद जी भी इसी कारण आत्मकथा लिखने के प्रश्न को टाल देते हैं, क्योंकि अगर आत्मकथा लेखन में ईमानदारी बरती गई तो कवि या लेखक की अनेक निजी बातें सार्वजनिक हो जाएगी, और यदि आत्मकथा ईमानदारी से नहीं लिखी गई तो यह लेखन के साथ अन्याय होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी जीवन को कैसा और कितना बड़ा मानते हैं तथा उसके अनुपात में उसे जीवन की कथाएं कैसी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रसाद जी जीवन को अत्यंत उदात्त एवं व्यापक मानते हैं। इसमें भिन्नताओं के अवसर बहुत अधिक मिलते हैं। वे अपने जीवन को रिक्त गागर मानते हैं, जिसमें सुख एवं रस की एक बूंद भी नहीं। वे अपने जीवन में रोमांचक क्षणों का अभाव महसूस करते हैं, जो जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। प्रसाद जी का मानना है कि जीवन के विस्तृत फलक के अनुपात में उनके जीवन की कथाएं अत्यंत नगण्य हैं, और जो है वे अत्यंत नीरस एवं निरर्थक है। अगला प्रश्न है, कवि किस बात को विडंबना मानते हैं? इससे उनके किन गुणों का आभास मिलता है? आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखिए। इसका आंसर होगा कि कवि आत्मकथा लिखने को ही विडंबना मानते हैं, क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथ्य लिखने का अर्थ है कि दूसरे लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पर्दाफाश करना। इसमें न तो कवि का हित है और न दूसरों का हित है। आत्मकथा पढ़कर दुनिया कवि के भोलेपन, निष्कपट व्यवहार और सरल स्वभाव का मजाक भी उड़ाएगी। इसे कवि विडंबना मानते हैं। अगला प्रश्न है, कवि प्रसाद ने चांदनी रात की गाथा को उज्जवल क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा कि कवि ने चांदनी रात की गाथा को उज्जवल इसलिए कहा है क्योंकि वे कवि के निजी प्रेम के मधुर एवं अंतरंग क्षण हैं, जो कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ व्यतीत किए थे। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह पवित्र है। यह कवि के प्रेम की नितांत निजी संपत्ति है, और यह इन क्षणों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के सहारे से है। कवि ने सुख का जो स्वप्न देखा था वह उसे जीवन में कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, इसीलिए वह स्वयं को थके हुए पथिक की भांति मानता है। जिस तरह पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है, उसी तरह स्वप्न में देखे गए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आत्मकथा को पढ़कर किसी को सुख की अनुभूति नहीं होगी? तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि कवि का जीवन दुख
एवं अभावों से भरा रहा है। जीवन की यात्रा में वह दुखों का सामना करता रहा है। अब उसके दुख एवं व्यथाएं थक कर मौन हो गई है। आत्मकथा लिखकर वह उन्हें पुनः जीवित नहीं करना चाहता। इसलिए उसे लगता है कि अगर उसने अपनी आत्मकथा लिख भी दी तो उसको पढ़कर किसी को सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपनी उन स्थितियों का भी चित्रण किया है जब उन्हें निराशा और विफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी कमियों, अभावों और संघर्षमय पलों को यथार्थ चित्रण किया है, जिन्हें बताने में लोगों को शर्मिंदगी होती है। प्रसाद ने उन लोगों की भी चर्चा की है जिन्होंने उनके जीवन से आनंद के पल चुराकर उनसे मुख मोड़ लिया। अपनी कमजोरियों को उजागर करना, अभाव और निराशा के पलों को बताना, खुशियों का जीवन से पलायन, ये सब बातें प्रसाद जी की ईमानदारी और साहस का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य न लिखने के लिए क्या क्या कारण गिनाए हैं, इन्हीं 3 का उल्लेख करें। इसका उत्तर होगा कि कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि वे मानते थे कि उन्होंने जीवन में विशेष रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं किया। उनका जीवन किसी के लिए प्रेरणादायक नहीं बन सकता। दूसरा, आलोचक उनकी अभावों से भरी जिंदगी को जानकर उनका उपहास करेंगे। और तीसरा, आत्मकथा के वर्णन से अतीत के घाव पुनः हरे हो जाते हैं जो पीड़ा देते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के कवि ने दुख का जो स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? इसका आंसर होगा, कवि की प्रेयसी अपूर्व सुंदरी थी। वह कभी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बातें करते हुए प्रसन्न होते थे, प्रेम के पलों में अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। सौंदर्य की जीवंत प्रतिमा ऐसी प्रेयसी स्वप्न में आलिंगन का आभास करा जीवन में खुशियां बिखेर कर दूर हो गई। उस सुख के स्वप्न को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अगला और आखिरी प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा मैं आज कहूं, यह कहकर कवि जीवन को छोटा और कथा को बड़ी क्यों कह रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम कि लेखक अपने जीवन को अत्यंत साधारण मानता है। उसे लगता है कि उसके जीवन की कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिसे वह लोगों को बता पाए और लोग उससे किसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण कर सके। सामान्य जीवन की कोई महत्वपूर्ण गाथा ही नहीं है, इसलिए कवि ने जीवन को छोटा और कथा को बड़ी कहा है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, तो हमारा अगला वीडियो भी जरूर देखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, या कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।